हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। 68वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम, बिहार एसएससी पीटी का एग्ज़ाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी एमटीएस और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट और बिहार का हाई कोर्ट, जो भी वनडे एग्ज़ाम होगा उसमें इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये एडिटोरिया के 500 जो क्वेश्चन है और इसमें 100 सेट है। प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन। आज मेरा यह 45 नंबर सेट है। अभी तक जो पीछे मैंने 44 सेट अपलोड किया है, जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चारों ऑप्शन के साथ किया जाता है। तो आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिए कि जीके जीएस कितना अच्छा तरीका से बताया गया होगा। और जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया गया है। कहीं ना कहीं किसी का पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ, कहीं रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दिया गया है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको 70% प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 70% प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप बना के आते हैं जीके जीएस में, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम के लिए 70% में आपका रिजल्ट होना तय है। तो इसलिए आप इस ग्रुप डिस्कशन को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। तो यह सुबह में 50 क्वेश्चन का सीरीज चलता है और एक दिन अल्टरनेट देकर बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस चलता है। कल बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस चला था, मैं उसका डिस्कशन नहीं डाल पाया था क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा खांसी था, इसी वजह से नहीं डाल पाया था। और आज उसका डिस्कशन भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर मिलाइएगा। और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक उसमें एसपीडी समान अध्ययन रेलवे का और एसपीडी समान अध्ययन विज्ञान का दोनों बुक चलाया जा रहा है। और करंट अफेयर्स का एडिटोरिया का जो वार्षिकांक आया है नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक का, सभी वही बुक चल रहा है। तो इस तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट हो, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। किसी भी सेट को अगर आप बनाते हैं तभी आपको फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चन आपको इस सेट में गलत हुआ है, अगर उसका डिस्कशन आप अच्छे से नहीं करते हैं तो अगले सेट में भी आपसे वह क्वेश्चन गलत होने की 100% संभावना रहेगी। अगर उसका डिस्कशन आप कर लेते हैं तो आपसे वह गलत क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सेट बनाने से मतलब नहीं है, उसका डिस्कशन करने से सबसे ज़्यादा मतलब है। तभी आपका स्कोर आगे बढ़ेगा। और किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो सफलता हासिल होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में अब भीड़ हो चुका है। तो नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। सारा इन्फॉर्मेशन और सारा होमवर्क वहीं पर आपको मिलेगा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर सेट का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को? तो सबसे पहले मैं बात करूं कि राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि महिला है और 15वीं राष्ट्रपति है और सबसे युवा राष्ट्रपति भी है। तो संयुक्त अधिवेशन का बुलाहट राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत करता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 110 की बात करें तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 109 की बात करें तो धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया की बात कहा गया है। थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने जितना इसमें आपको बताया हूँ, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो आपको राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं भाग लेते हैं। बाकी सभी भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के और विधानसभा के। तो लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में है।
क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, यह बिल्कुल आपको सही है। यह आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, यह भी आपको सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान की अनोखी विशेषता कहा था, तो यह भी आपको सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है? नहीं, इसे न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। गलत को चुनना था, आपको गलत ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी. थुंगन समिति। तो यह किया है एल.एम. सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना किया था त्रिस्तरीय, और अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? जितना भी जोड़ने की बात कहेगा तो आप याद कर लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ने का काम होता है और हटाने का काम 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत होता है, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित का प्रावधान दिया गया है? संविधान 12 में, भाग 12 में केंद्र एवं राज्यों के बीच का बंटवारा, पंचायती राज का व्यवस्था, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो 12 में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है केंद्र एवं राज्यों के बीच का बंटवारा। पंचायती राज की बात करें तो भाग 9 में पंचायती राज का है। निर्वाचन की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन है, और भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के विधि निर्माण शक्ति को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 और अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253। तो आपको अनुच्छेद 253 जो है विधि के निर्माण करता है संसद। क्वेश्चन नंबर 8, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एक माना जाता है। संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए, संविधान आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए और आधारभूत संरचना के खंडन के लिए। तो यह किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाला अंकों का वर्णन निम्नलिखित में से है? भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का रोमन रूप और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप और भारतीय अंकों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूप। तो इसमें आपको प्रयोग किया जाता है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल के संबंध में कौन सा गलत है? वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, यह गलत है। आपको 2 गलत है, और पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, यह भी आपको गलत है। पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, तो वेतन राज्य के संचित निधि से नहीं दिया जाता है, वह सही है, और भारत के संचित निधि से नहीं दिया जाता वह गलत है, और पेंशन राज्य के संचित निधि से नहीं दिया जाता है, ये भी गलत है, यानी कि 2 और 3 गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक को किसके सिक्कों पर बीड़ा के लिए अंकित किया गया है? तो समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को और कनिष्क को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए दर्शन कराया गया है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बहुत, आमाजु, वर्जन्य और अवध। उसे कहा जाता है आमाजु। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13,
ताम्र प्रसारणिक स्थल में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? अनाज का सबसे बड़ा दायमाबाद, इनाम गांव, नवादा टोली और मालवा। तो कहाँ से यह प्राप्त हुआ है? तो आपको नवादा टोली से प्राप्त हुआ है। दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वीं सदी पूर्व में बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 14वीं सदी एशिया माइनर से, फारस से, काबुल से और लगमान से। तो यह आपको प्राप्त हुआ है एशिया माइनर से। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, इंडियन एसोसिएशन का और ब्रिटिश सोसाइटी का। तो किसका नाम बदल कर रखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को, जिसकी स्थापना एओ हुम के द्वारा करवाया गया था। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो बेमोस चंद्र बनर्जी उसका प्रथम अध्यक्ष भी थे और इसमें 72 सहयोगी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत को पूछा गया है। 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह आपको बिल्कुल सही है। जापान की सहायता से फ्री इंडिया सेंटर का वह गठन किए थे, तो यह आपको गलत है, गलत को चुनना था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया था। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा ये नारा भी दिया था। तो इसमें आपको चुनना था गलत, तो गलत आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अकबर। तो मस्त जागीर की शुरुआत की बात करें तो यह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। औरंगजेब मुगल शासक में ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक भी हुआ था और सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने ही करवा दी थी। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर के हिंदी के स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? नादिर शाह, औरंगजेब, टीपू सुल्तान और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 19, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? डेरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह बात पूछा गया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देना, देश में बाकी सुविधाओं का विकास करना, खानों को और बंदरगाहों से जोड़ना और जनहित कार्य में। तो डलहौजी का कार्य क्या था? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना। और लॉर्ड डलहौजी की शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल था और इन्हीं के शासनकाल में पहली बार ट्रेन भी चलाई गई थी 1853 में, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और लॉर्ड रीडिंग। तो किसने इसका सहयोग किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका सहयोग किया था। स्वराज पार्टी के जब गठन हुआ था उसका सचिव मोतीलाल नेहरू थे और अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1923 में इसका गठन भी हुआ था। और महात्मा गांधी कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बने हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 22,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो तब सबसे पहले मैं बता दूं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक 1930 में हुआ था, दूसरा आपको 31 में हुआ था और तीसरा आपको 32 में हुआ था। तो किसने दूसरा का प्रतिनिधित्व किया था, यह बात पूछा गया। तो महात्मा गांधी के द्वारा दूसरा का प्रतिनिधित्व किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो आपको भीमराव अंबेडकर थे और तेज बहादुर सुप्रू थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री में से किसने भारत के क्रिप्स मिशन भेजा था? स्टैनली बाल्डविन, रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल और नेविल चेम्बरलेन। तो कौन था, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल था। उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्रिप्स मिशन हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय विंस्टन चर्चिल था। और आज़ादी के समय बात करूं तो क्लीमेंट एटली आज़ादी के समय था। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। आइए मिलान करते हैं और इसको देखते हैं। एक तरफ मसाला का नाम है और दूसरे तरफ आपको राज्य दिया गया है। तो केसर सबसे ज़्यादा आपको केरल में, जम्मू कश्मीर में होता है। और काली मिर्च की बात करें तो यह आपको केरल में होता है। हल्दी आपको आंध्र प्रदेश में होता है और जीरा राजस्थान में होता है। यानी कि 1 के 4 2 का 3, 1 के 4 2 का 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है? मंडी कीमत, सामान्य कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और वसूली खरीदी मूल्य। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? तो नरसिम्हन समिति, वार्मा समिति, शिवरामन समिति और गायपुरिया समिति। तो किस समिति पर यह किया गया था? तो शिवरामन समिति पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था 1982 में। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इस समय वर्तमान में इसका चेयरमैन जी चिंताला है नाबार्ड का। नाबार्ड एक कृषि बैंक भी है। क्वेश्चन नंबर 27, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? ये सारा चीज़ आपको ग्रुप डिस्कशन में बताया गया है। अगर ग्रुप डिस्कशन आप अच्छे से करते हैं तो इस सभी क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। तो कहाँ से किया गया है भिलाई को? तो सोवियत संघ से किया गया है। और ब्रिटेन से जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है उसे किया गया है। और बोकारो को जो स्टील प्लांट है उसके भी स्थापना रूस के सोवियत संघ से ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओके के पेड़। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवशिष्ट विशेषताएं हैं? यह बात पूछा है। भूमध्य सागरीय है कि पूर्वी चीन है कि मध्य एशिया है कि उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट है? तो यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, विश्व का भूगोल से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि भूमध्य सागरीय है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैं कल दर्रा का भी डिस्कशन आपको ग्रुप डिस्कशन में किया था, तो मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं कि ग्रुप डिस्कशन आप अच्छे से करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बाढ़ लच्चा दर्रा, इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत है। तो बाढ़ लच्चा दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। सिप किल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। लेकिन मन्ना दर्रा जो है आपको सिक्किम में नहीं है, यह उत्तराखंड में है। और सिक्किम में जयलपला है और सिक्किम में जयलपला दर्रा है। तो मन्ना दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला भी आपको सिक्किम में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30, नामचा बरवा हिमालय किस श्रेणी में स्थित है? ट्रांस हिमालय में, हिमाद्री या बृहद हिमालय में, लघु या मध्य हिमालय में और शिवालिक श्रेणी में। तो नामचा बरवा किस श्रेणी में स्थित है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि ट्रांस हिमालय में नामचा बरवा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31, नदियों के विस्फर वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है?
उसे चौर कहा जाता है कि तराई क्षेत्र कहा जाता है कि मन कहा जाता है कि उप तराई क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि उसे मन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, मरुधान किसे कहा जाता है? मरुधान एक बहुत छोटा सा प्रदेश को, ठंडी जलवायु के क्षेत्र को, रेगिस्तान में हरियाली जल वाला क्षेत्र और राजस्थान को। तो मरुधान किसे कहा जाता है? तो मरुधान आपको ऑप्शन सी, यानी कि रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सही सुमेलित है? कैंपोज जो है उत्तरी ब्राजील का, यह गलत है। पंपास चिली का, पंपास आपको अर्जेंटीना का है। लानोज जो है वेनेजुएला का। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, आयतन के दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? आयतन के दृष्टि से तो बैकाल है, तंगनिका है, सुपीरियर है और असल है। तो आयतन के दृष्टि से यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बैकाल झील है। सुपीरियर झील मीठे पानी का झील है। क्वेश्चन नंबर 35, टोरेंस जलडमरू किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ गिनी के मध्य में है, ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मध्य में है, उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य में, इंडोनेशिया एवं मलेशिया के मध्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ गिनी के मध्य में है। क्वेश्चन नंबर 36, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के विक्षेपण पर, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर और संपूर्ण आंतरिक विवर्तन पर। तो फाइबर जो है वह किस पर काम करता है, यह बात पूछा है, तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है, न कि अपवर्तन पर। प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष लगता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? यह त्वचा से सांस लेता है, यह आपको बिल्कुल सही है। शीत रक्त प्राणी मेढक है। क्यांत्रित में आंत बड़ी हो जाती है, यह गलत है। गलत को चुनना था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यह उभयचर वर्ग के अंतर्गत मेढक आता है। क्वेश्चन नंबर 38, एक कार्बन क्रेडिट का नाम कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 100 kg CO2, 100 kg CO2, 1000 kg CO2 और 10,000 kg CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1000 CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 18%, 3%, 83% और 65%। तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा आपको 65% होता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए इस सेट में आपको 10 से 10 क्वेश्चन मिलेगा कि कौन इसमें गलत है। तो ऐसा सेट बनाने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे आप ध्यान से बनाएंगे। मैग्नीशियम जो है आतिशबाजी से, यह आपको सही आंसर है। तो पूछ रहा था इसमें गलत, तो यह आपको सही है। मैग्नीज जो है फर्टिलाइजर से, यह भी सही है। टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब से, यह भी सही है। और तांबा जो है ना वह गैल्विकरण नहीं किया जाता है, तांबा को जस्ता से गैल्विकरण किया जाता है और तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक पेराइड से किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होता है? HNO3, H2SO4, HCl और H2CO3। तो किसका अधिक मात्रा होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि H2SO4। और इसका एटॉमिक मास की बात करें तो 98 होता है, यह भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होता है? सांस लेने और छोड़ने, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन और जलवाष्प, तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी नाइट्रोजन। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाया जाता है और ऑक्सीजन आपको 20% के लमसम में पाया जाता है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 43, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, न्यूट्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से और हाइग्रोमीटर से। तो दूध का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वह लेक्टोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। यह तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी, सोना और कैल्शियम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्राकृतिक तत्व के बारे में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। सोना का संकेत आपको Au होता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। मरकरी यानी पारा Hg का आपको 80 होता है एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तो आलू, गन्ना, शकरकंद और अदरक। तो पूछा गया है कि तना का उदाहरण नहीं है तो शकरकंद आपको जड़ है, आलू, गन्ना और अदरक ये सब तना है। क्वेश्चन नंबर 46, आमाशय तथा क्षुद्रांत के द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है? बाईं यकृत धमनी, यकृत शिरा, दाईं यकृत धमनी, यकृत में प्रवेश के द्वारा शिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यकृत में प्रवेश के द्वारा शिरा। क्वेश्चन नंबर 47, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय है, फेफड़ा है, प्लीहा है और गुर्दा है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग आपको प्लीहा है। निमोनिया एक बीमारी होता है जिससे मानव के शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं कहलाती है। तो संश्लिष्ट तंतु है, प्राकृतिक तंतु है, असंश्लिष्ट तंतु है और तंतु है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संश्लिष्ट तंतु है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो आनुवांशिक नहीं है? तो डेमेशिया, हीमोफीलिया, वर्णदाता और टर्न सिंड्रोम। तो कौन सा पूछा गया कि नहीं है? तो वह हीमोफीलिया आपको है। मैं ग्रुप डिस्कशन में इस बात को बताया था, वर्णदाता भी है और टर्न सिंड्रोम भी है। तो ऑप्शन ए जो है आपको डेमेशिया यही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर सेट का, हमारे शरीर का मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा जो प्रदान करता है वह कार्बोहाइड्रेट करता है और वसा 99% आपको घी में मिलता है और विटामिन का खोज फंक ने 1911 में किया था, इसे भी याद रखेंगे। अब आइए स्मरणीय जो तथ्य दिया जाता है वह आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टि से। विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1825 में इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच में चला था, जो कि 34 किलोमीटर चला था। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1925 में चलाई गई थी। ये सब डिस्कशन में आपको बताया जाता है। अगर अच्छे से डिस्कशन को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको ये सब में क्वेश्चन में दिक्कत कहीं से नहीं होने वाली है। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? तो 1969 में भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस चला दी गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1950 में भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 और 25 में एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस समिति के आधार पर किया गया था? तो एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर यह किया गया था।
रेलवे बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया है 2017 में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया बिहार दरोगा के। कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत की बात करें तो 1984 में कलकत्ता मेट्रो की शुरुआत की गई थी। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत 2002 में किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला मोनोरेल कब चलाया गया था? तो 2014 में स्वतंत्र भारत के पहला मोनोरेल आपको मुंबई में चलाया गया था। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? तो भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय था आपको बड़ौदा गुजरात में खोला गया था। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो नावा सावा बंदरगाह जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है और सबसे बड़ा है। ये भी चीज़ कल आपको ग्रुप डिस्कशन में बताया गया था। तो जितना भी आपको सेट में क्वेश्चन आता है वो समझिए कि ग्रुप डिस्कशन में आपको अच्छे तरीक़ा से बता दिया गया रहता है। तो आप लोग सेट को बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम है जो कि भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है। और भारत का कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। और भारत के ज्वारीय बंदरगाह, इसका भी मैंने कल चर्चा किया था ग्रुप डिस्कशन में, जो कि कांडला है, आपको गुजरात में पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग मतलब जल मार्ग सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ा जो जल मार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया है, NW1 जो कि 1620 किलोमीटर है। और दूसरा जो है 891 है, सदिया से धुबरी को जोड़ता है दूसरा। तीसरा जो है कोल्लम से कोट्टमपुरम को जोड़ता है। और चौथा की बात करें तो काकीनाडा से मकराना को जोड़ता है, चौथा दूसरे स्थान पर आता है। और पांचवा की बात करें तो तलचर से धमरा को जोड़ता है। और छठा की बात करें तो लखीपुर से भांगा को जोड़ता है। तो यह कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा 6 है और सबसे बड़ा आपको 1 है। और दूसरे स्थान पर आपको 4 नंबर आता है। और कौन किसको जोड़ता है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 45 नंबर सेट का काफ़ी किफ़ायती तरीके से 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और उसके साथ स्मरणीय तथ्य का भी डिस्कशन किया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। और सेट को बनाइए और कितना नंबर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप बताइए। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और इसका PDF टेलीग्राम में मिलता है, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार SSC का जो सेट प्रैक्टिस है उसका डिस्कशन यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा। और शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइन में जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइन में। तब तक के लिए धन्यवाद।